नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की मेरी जो बात है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से कई लोग इस दौर से गुजरे होंगे, कई लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, कईयों के साथ इस तरह के हादसे हुए होंगे। जब आपने ये देखा होगा कि आपको कोई फेक कॉल आता है या आपको कोई फेक ईमेल आ जाती है और आपसे लोग जो है आपके पर्सनल डेटा को, आपके बैंक की इंफॉर्मेशन को मांगने की कोशिश करते हैं, आपसे पैसा छीनने की कोशिश करते हैं गलत रूप से। तो उसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूं और बात है साइबर सिक्योरिटी के बारे में और खास करके पर्सनल साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि साइबर सुरक्षा क्या चीज़ है, साइबर सुरक्षा होती क्या है। साइबर सुरक्षा एक इस तरह का सिस्टम है जो आपको सिक्योर करता है। अब आपको सिक्योर करने से मेरा मतलब है आपके डेटा को सिक्योर करता है। जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ तो डेटा कई तरीके से आप जनरेट करते हैं, चाहे वो आज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके जनरेट करते हों, चाहे वो मोबाइल का आप इस्तेमाल करके जनरेट करते हों, चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हों, चाहे किसी भी प्रकार से आप अपने आसपास जो वाईफाई यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं, चाहे वो वीडियो शेयर कर रहे हो, चाहे वो ईमेल कर रहे हो, चाहे वो फाइल शेयर कर रहे हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा जनरेट करती है। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा या सॉफ्ट डेटा जिसे आप बोलते हैं, वो डेटा आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है और उस इंफॉर्मेशन को जब सिक्योर रखा जाए, उस इंफॉर्मेशन को जब इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो जब शेयर हो रही है तो सिक्योर तरीके से शेयर हो कि कोई और उस इंफॉर्मेशन को ना जान पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि व्यक्तिगत डेटा क्या होता है, पर्सनल डेटा किसको कहा जाता है। पर्सनल डेटा के कई फॉर्म्स हैं, पर्सनल डेटा कई तरीके से जनरेट किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके अपने पर्सनल डेटा के बारे में, तो आपका पर्सनल डेटा क्या होगा? आपका पर्सनल डेटा है आपका नाम, आपका पता, आपका फ़ोन नंबर, आपकी कोई फ़ोटोग्राफ या आपकी कोई वीडियो जो आपने अपने सोशल मीडिया पे डाली है या आपने व्हाट्सएप पे आपने रखी है या फिर आपने किसी और अकाउंट में अगर ऐसा कुछ रखा है तो आपकी फ़ोटोग्राफ, आपकी जितने भी आईडी के दस्तावेज़ हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका वोटर कार्ड हो, चाहे किसी और प्रकार का आपको कोई कार्ड हो जो सॉफ्ट कॉपी में आपने रखा हुआ है, जिसकी आपने सॉफ्ट कॉपी कहीं ना कहीं रखी हुई है, चाहे वो अपने अपने लैपटॉप पे रखी हो, चाहे वो अपने अपने कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पे रखी हो, चाहे मोबाइल पे रखी हो, किसी भी प्रकार से अगर आपने कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन रखी है तो वो भी आपका पर्सनल डेटा है। आपकी बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हम मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, हम इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके बैंक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब बैंक का विवरण जो है वो सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपका सॉफ्ट डेटा है, आपका पर्सनल डेटा है। आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जितनी बार आपने जा करके अपना इलाज करवाया है, जितनी बार आपने जाकर ओपीडी में अपने लिए कोई आप अपॉइंटमेंट बुक की है, तो वो सारी अपॉइंटमेंट का डेटा, आप किस डॉक्टर से मिले, आपने क्या इलाज कराया, आपने किस तरह की मेडिसिन ली, वो सारी इन्फॉर्मेशन, जितना भी इस तरह का मेडिकल रिकॉर्ड आपका है जो कि उन्होंने कंप्यूटर पे रखा है या आपको किसी तरीके से सॉफ्ट डेटा के रूप में रखा है, वो आपका पर्सनल डेटा है। उसके साथ अगर आप कोई पत्र आपको आए, लेटर आपको आए फिजिकल रूप में भी, जितना भी फिजिकल डेटा आपके पास है वो तो है ही है पर्सनल डेटा। और आपकी जो ईमेल्स आप शेयर करते हो, कोई कम्युनिकेशन आप करते हो, वो भी आपका पर्सनल डेटा है, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं जो आप लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हो, चाहे आप अपना ईमेल को लॉगिन करते हो, चाहे आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को चलाते हो, चाहे फिर आप अपने बैंक के अकाउंट्स को चलाते हो, तो जो भी आपके लॉगिन इन्फॉर्मेशन है उसमें आपका यूज़र नेम हो गया, उसमें आपका पासवर्ड हो गया, आपका पिन नंबर हो गया, आपके ओटीपी हो गई, ये सारे का सारा जो भी है ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और ये जितना भी आपका व्यक्तिगत पर्सनल डेटा है, इसी डेटा की बात हम कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से आपको सिक्योर रखना है, किस तरीके से वो ब्रीच हो जाता है। उसके बाद आप सोचिए कि साइबर हमला क्या चीज़ है। जब मैं बात करता हूँ कि साइबर अटैक हुआ, आपने सुना होगा साइबर अटैक हो गया। अब साइबर अटैक क्या चीज़ है? देखिए, बड़ी फर्म्स के ऊपर या बड़ी कंपनीज़ के ऊपर जो साइबर अटैक होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, उसमें वो उनकी इन्फॉर्मेशन को किसी तरीके से हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन हो, कोई उनका पेटेंट हो या कोई कॉपीराइट हो, उसको ले लेते हैं, छीन लेते हैं और फिर वो छीन करके उनके सारे सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। और फिर वो उनसे कहते हैं कि आप अगर अपना सिस्टम खुलवाना चाहते हैं तो हमें इतने मिलियन डॉलर्स दीजिए या इतना हमें पैसा दीजिए। तो वो रैनसमवेयर, जिसे आपने सुना होगा रैनसमवेयर, वो ये चीज़ है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर एक पूरा साइबर सिक्योरिटी टीम बैठी होती है, वो अपने आप काम करती है। फिर आपका सेंट्रल साइबर सिक्योरिटी है जो देश की साइबर सिक्योरिटी है। इस तरह से बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी टीम्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रही होती हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति के ऊपर साइबर हमला क्या चीज़ है?
सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी होगी वो फिशिंग और स्पैम ईमेल्स। ये 2 ईमेल्स खास करके इस तरह से होती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं कि आपके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर होते हैं सोशल मीडिया पे जो आपके साथ अपराध किए जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे आपको कोई लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, कोई वीडियो आपको गलत भेज दी गई है, कोई फ़ोटो आपके साथ गलत शेयर कर ली गई है, कि किसी ने आपकी फ़ोटो को चुरा लिया है, किसी ने आपकी वीडियो चुरा ली है या आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा ली है, आपके जैसा कोई और अकाउंट बना लिया है, फेक अकाउंट बना लिया है और उस फेक अकाउंट से कुछ गलत काम किया जा रहा है, या फिर आपको फोर्स किया जा रहा है कुछ गलत काम करने के लिए, या फिर आपको किसी तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, आपकी कुछ ऐसी व्यक्तिगत चीज़ें निकाल ली गई हैं उस सोशल मीडिया अकाउंट से और फिर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो उस तरह का जो भी हमला है उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे सोशल मीडिया अपराध कहेंगे। फिर होता है वायरस का आक्रमण। जो वायरस का आक्रमण है ये बड़ा कॉमन आक्रमण है, आपने सुना होगा, लेकिन ये पर्सनल लोगों के ऊपर बहुत ही कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को एक बहुत ज़्यादा समय उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, बड़ी कोडिंग उसको करनी पड़ेगी, कुछ प्रोग्राम्स उसको क्रिएट करने पड़ेंगे, एक वायरस उसको बनाना पड़ेगा एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, खास तौर पे किसी एक आदमी के लिए। और वो सिर्फ एक आदमी के ऊपर ही काम करेगा, वो 10 जगह पे काम नहीं करेगा, हर जगह पे उसको थोड़ा थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए खास करके उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए लोग जो है वो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा कम करते हैं। लेकिन फिर भी ये होता है, मैं नहीं कहूँगा नहीं होता, 10 से 15% इसका भी नंबर है। तो इस अपराध के अंदर क्या होता है, वायरस आपके कंप्यूटर्स में या आपके डिजिटल डिवाइसेस में, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो और कोई आपके डिजिटल डिवाइस हैं, चाहे आपका वाईफाई डोंगल है वो हो, तो कुछ भी किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई किसी प्रकार का कोई अनवांटेड प्रोग्राम डाल दिया जाए या अनवांटेड कोई कोड उसके अंदर डाल दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे वायरस का आक्रमण। फिर आती है आपकी हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, हैकिंग में आपके पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, आपके पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल ले लिया जाता है, आपका सारा डेटा वहाँ से निकाल लिया जाता है, या चाहे वो डेटा को दबा दें, छुपा दें और आपसे फिर उससे पैसा मांगे, रैंसमवेयर करें, चाहे फिर वो आपका डेटा पूरी तरीके से उड़ा दें और उसके अंदर कुछ और डाल दें, चाहे उस डेटा का इस्तेमाल वो कुछ क्राइम करने के लिए करें। तो ये सब चीज़ें जो है वो हैकिंग के अंदर आती हैं। इसके बाद आती है आपकी वाईफाई के हमले। वाईफाई में हमले क्या होते हैं कि जब आप कोई पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, तो उस समय पर जो आपके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उस समय पर जो आपके आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो वो सब वाईफाई के अंदर आता है। और फिर व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन, तो आपको पता ही है कि अगर आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपने किसी कंपनी के साथ शेयर करी थी, या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आपने कोई फॉर्म भरा था जिसमें लिखा गया था कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले, और उसके बावजूद भी वो उन्होंने शेयर कर दिया है, तो वो सब कुछ जो है वो व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन है और पर्सनल डेटा ब्रीच है। और पर्सनल डेटा ब्रीच की आपको सीधी सीधी कंप्लेंट करनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि फ़िशिंग हमला किस प्रकार से होता है। फ़िशिंग हमला क्या चीज़ है? फ़िशिंग हमला जो है 90 से 95% मामलों में जितने भी आपको साइबर अटैक के मामले मिलेंगे, उसमें 90 से 95%, यह बहुत बड़ा नंबर है, जो हमले हैं ये फ़िशिंग के माध्यम से किए जाते हैं। इसका जो सबसे पहला कदम है वो फ़िशिंग ही होता है। फ़िशिंग में क्या होता है कि आपको एक ईमेल भेज दी जाएगी, इस तरह की ईमेल भेजी जाएगी जो देखने में तो आपको सही लग रही है, लेकिन वो सही ईमेल नहीं है। उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा लिंक है जिसको आप गलती से भी अगर क्लिक कर देते हैं तो वो आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल इंस्टॉल कर देगा या आपके सिस्टम का कंट्रोल ले लेगा। और आपके सिस्टम का मेरा मतलब है, अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेगा, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल का कंट्रोल ले लेगा। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें ये होती हैं, ये फ़िशिंग की ईमेल के ज़रिए होती हैं। अब फ़िशिंग की ईमेल को पहचानने के बड़े सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, फ़िशिंग ईमेल का अगर आपके पास आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो सबसे पहले उसको ढंग से पढ़ें, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उस ईमेल को, उस ईमेल की इन्फॉर्मेशन को ढंग से पढ़ें और बिना जांचे आप उसके लिंक को बिल्कुल क्लिक ना करें। अगर उसके अंदर कोई लिंक आया है तो लिंक को आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। यदि आप उसको नहीं पहचानते कि किसने आपको वो ईमेल भेजी है, तो उस ईमेल को बिल्कुल मत खोलिए, उस ईमेल को बिल्कुल मत पढ़िए, सीधा उसको डिलीट कर दीजिए। और कुछ इसके रेड फ्लैग्स होते हैं। रेड फ्लैग्स होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप देख करके इमीडिएटली बता सकते हो कि ये फ़िशिंग ईमेल है। वो कैसे? उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, जैसे अगर उसके जो लास्ट का जो एड्रेस है, उसका जो ईमेल आईडी का एड्रेस है, आप उसके ईमेल आईडी के एड्रेस को ध्यान से देखिए कि ये कहाँ से आया है। अगर वो .com, .org या .in से नहीं आया, या इस तरह की बड़ी जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं वहाँ से नहीं आया है, कुछ ऐसे अपनी मर्जी का कोई और प्रोवाइडर है, कुछ और तरह का प्रोवाइडर है, तो उससे आप बचिए, उसको मत आप क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर वो आप जाना पहचाना प्रोवाइडर नहीं है तो हो सकता है कि उन्होंने वो खुद क्रिएट किया हो। फिर अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, अगर वो जो आपको ईमेल आई है, उस ईमेल का जो कंटेंट है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने से लग रहा है कि किसी ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति ने उस ईमेल को नहीं लिखा है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं, अगर आपको लग रहा है उसमें व्याकरण की कुछ गलतियां हैं, तो आप समझ जाइए कि ये जो ईमेल है ये सही नहीं है, ये ईमेल गलत है।
फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के होने का आपको अभिनय करके दिखा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हो, वो उसकी एक्टिंग कर रहा है आपके सामने, वो ईमेल भेजने वाला, वो इस तरह से शो कर रहा है कि वो आपका कोई दोस्त है या आपका कोई जानकार है, लेकिन आप उसको फिर भी पहचान नहीं पा रहे हो, आपको फिर समझ नहीं आ रहा कि आप उससे कहाँ मिले हो, कब बात आपने करी थी, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, तो आप ये इस ईमेल को बिल्कुल मत खोलिए, ये गलत ईमेल है। उसके बाद अगर किसी ईमेल के अंदर कोई जल्दबाजी का भाव आपको दिखे, फटाफट कुछ एक्शन करने को आपको कहा जा रहा हो, आपको बार बार ये कहा जा रहा हो कि जल्दी से जल्दी इस लिंक को क्लिक कीजिए, नहीं तो ये जो टाइम है ये निकल जाएगा। अगर वो आपको कोई लालच दे रहे हैं, कोई ऑफर दे रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए जीत जाएंगे, जल्दी से इस लिंक को क्लिक कीजिए, 10 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने एक दिन के अंदर इस लिंक को क्लिक नहीं किया, इस तरह की अगर कोई चीज़ें उसमें लिखी हैं, तो आप उस लिंक से बचिए, आप उस ईमेल से बचिए। वो 100% जो है वो फिशिंग ईमेल है। उसका काम क्या है फिशिंग ईमेल का? वो काम कैसे कर रही है? ईमेल आई, आपने ईमेल पढ़ी, उस पर आपने लिंक क्लिक किया, जैसे ही आपने लिंक क्लिक किया तो कुछ मेलवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बैकग्राउंड के अंदर वो सब हो जाएगा और आपके कंप्यूटर का पूरा, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो कंप्यूटर, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पूरा जो कंट्रोल है वो उसके पास चला जाएगा। फिर सोशल मीडिया के जो हमले हैं, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के नौजवान सोशल मीडिया के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उनको अगर मैं कहूँ पूरे दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 10-12 घंटे वो सोशल मीडिया के अंदर बिता रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा लगा रहे होंगे। सोशल मीडिया जो है ये सबसे बड़ा एक ज़रिया है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जान लेने का। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या एज है, आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, आपकी फ़ोटो कैसी दिखती है, आपकी वीडियो कैसी है, आप बात कैसे करते हो, आप चलते किस तरीके से हो, आप किस किस जगहों पे घूमने गए हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये सोशल मीडिया के अंदर आप लोग डालते हो और ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। ये जब आप इन्फॉर्मेशन डालते हो तो ये इन्फॉर्मेशन जो थ्रेट एक्टर्स हैं, जिन्हें हम थ्रेट एक्टर्स बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो साइबर अटैक्स करते हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मेशन की ब्रीच करते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को बेचते भी हैं कई बार कुछ इस तरह के लोगों को जो उसका गलत इस्तेमाल करें। तो ये जितने भी थ्रेट एक्टर्स होते हैं इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन को जान लेना, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन से कुछ गलत तरीके का काम करना। जैसे आपने अभी एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक लेडी टीचर जो थी उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनको फ़ोन आता है और फ़ोन पे ये कहा गया कि आपकी बेटी जो है सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जो आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, आजकल बहुत इसके ऊपर बात हो रही है कि लोगों के पास कोई ऐसा वीडियो कॉल आ जाती है या लोगों के पास कोई इस तरह की कॉल आ जाती है, उसमें वो सामने वाला व्यक्ति बात करता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एआई का इस्तेमाल करके आवाज़ भी इस तरीके से निकालते हैं कि वो आवाज़ उनको उनके बच्चे की ही लगती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, क्योंकि आपने पागलों की तरह अपने सोशल मीडिया अकाउंट में हर चीज़ शेयर की होती है। सुबह अगर मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर सुबह आप टॉयलेट भी जा रहे होंगे तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दोगे। ये हाल है आज के नौजवान का। तो ये चीज़ आप बहुत गलत करते हो। व्यक्तिगत विवरण अपना कभी साझा ना करें। व्यक्तिगत विवरण में आपका नाम, आपका एज, आप क्या मेल हैं, फीमेल हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका एड्रेस है, कहाँ पर आप घूमने गए, क्या आपकी फ़ोटो, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करें। अपनी दिनचर्या को कभी भी अपने फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए शेयर ना करें, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। अपने निजी वीडियो कभी शेयर ना करें। अगर कोई आपने निजी वीडियो बनाई है, कोई आपकी पर्सनल चीज़ है, कोई आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपका कोई पार्टनर है या आपकी वैसे ही कोई ऐसी पर्सनल कोई वीडियो है या कोई पर्सनल कोई फ़ोटोग्राफ है, उसको शेयर मत कीजिए। अपने पर्सनल मोमेंट्स को पर्सनल रखिए, तभी उनको पर्सनल कहा जाता है। आप अगर उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे डालेंगे तो वो पब्लिक हैं, फिर वो पूरा पर्सनल नहीं रह जाते। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको कोई फाइलें भेज रहा है, अगर आपको कोई लिंक भेज रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स में, तो सभी लिंक्स को क्लिक मत कीजिए। जिसको आप नहीं जानते हो, जिसका आपको नहीं पता है, उसको आप क्लिक मत कीजिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब चैनल्स की नई नोटिफिकेशंस हमें आती हैं। कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स के लिंक शेयर करते हैं, मैं भी करता हूं अपने फेसबुक के ज़रिए। आप जब वो लिंक शेयर करते हैं तो सबसे पहले जानिए कि ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जानते हैं या इस यूट्यूब चैनल के आप वीडियोज़ आपने पहले देखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो सही है तब आप उससे आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज़ इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करें। और अगर कोई आपको संदिग्ध गतिविधि दिखती है, कोई ऐसी गतिविधि दिखती है जो आपको लगता है कि यार ये संदिग्ध है, मुझे इस पे डाउटफुल है, तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट का फीचर होता है। चाहे वो स्पैम रिपोर्ट हो, चाहे वो फ्रॉड रिपोर्ट हो, किसी भी तरीके का जो रिपोर्ट है आपको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। आपको इस चीज़ से बचना है और इसके बारे में जागरूकता फैलानी है। तो अगर किसी अकाउंट ने किसी और को तंग करने की कोशिश की तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिए।
फिर आता है आपका डेटा प्रबंधन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और पर्सनल साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट फेज़ है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके पर्सनल डेटा बहुत तरीके से हो सकते हैं। आपका नाम एक डेटा है, जैसे वीडियो एक प्रकार का डेटा है, उसमें वॉइस भी है, उसमें मूवमेंट्स भी हैं, मोशन भी है, उसमें आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। फिर आपकी पर्सनल फ़ोटो स्टिल फ़ोटोग्राफ्स हैं। स्टिल फ़ोटोग्राफी मतलब जो मूव नहीं करती हैं, जिसको आप ऐसे क्लिक कर रहे हो पिक्चर्स को, वो भी आपका एक प्रकार का डेटा है। फिर आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन एक अलग प्रकार का डेटा है। तो जितने भी आपके डिफरेंट तरह के जो डेटा हैं, पहले आप उसको समझिए कि डेटा को किस तरह के है हमारे पास। आप अपने डेटा का जो है एक पूरा विवरण बनाइए कि किस किस तरह का आपका डेटा है। फिर आप ये देखिए कि आप उसको कहाँ कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में ही रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपका जो डेटा है वो आपका मोबाइल पे ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कोई आपका जो डेटा है वो पेन ड्राइव में होना चाहिए या कोई हार्ड ड्राइव में होना चाहिए। तो आप पहले ये सोचिए कि आपका कौन-सा डेटा क्या है, किस डेटा को आप पब्लिकली शेयर कर सकते हो, किस डेटा को आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हो, कौन-सा डेटा आपका पर्सनल डेटा है, कौन-सा ऐसा डेटा है जिसको अगर आप शेयर करो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कौन-सा ऐसा डेटा है जिसे अगर आप शेयर कर दो तो शायद नुकसान हो जाए, पोटेंशियल उसका नुकसान होने का ज़्यादा है। तो उस तरीके से जितना भी डेटा है उसको पहले अलग-अलग बाँटिए। उसके बाद आप उसको सही तरीके से स्टोर करने के बारे में सोचिए। चाहे आपने उसको जिसको पेन ड्राइव में स्टोर करना है उसको पेन ड्राइव में स्टोर कीजिए, जिसको हार्ड ड्राइव्स में पर्सनल हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करना है उसको पर्सनल हार्ड ड्राइव्स में, एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स में स्टोर कीजिए। एनक्रिप्टेड का मतलब जिसके अंदर आपने पासवर्ड लॉक्स लगा रखे हों, उसको किसी तरीके से आपने डेटा को एनक्रिप्ट किया हो। और कुछ एनक्रिप्शन इस प्रकार की होती है जो डेटा को थोड़ा बदल देती हैं, तो अगर कोई और देख रहा है तो उसे समझ नहीं आएगा उसमें क्या है। वो आप ही को, जब आप उसको डिक्रिप्शन को स्क्रिप्ट को रन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या डेटा था। तो उस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और आप सुरक्षित माध्यम का इस्तेमाल करें। जो भी माध्यम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुरक्षित होना चाहिए, वो असुरक्षित माध्यम नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एक असुरक्षित माध्यम है, चाहे उसमें जितना मर्जी ये आपको बोल दें कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्टेड है, जितना मर्जी आपको ये आश्वासन दें, उसके बावजूद भी मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ ये बात, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित है। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ डाल रहे हो वो उसको इतने सारे लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं, और जब वो लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं तो वो लाखों करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये चीज़ को आप समझना, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना आप। क्यों? क्योंकि आजकल का जो व्यक्ति है, आजकल का जो नौजवान है, वो सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकता। वो खाना पीना छोड़ सकता है, अपने माँ बाप छोड़ सकता है, अपने भाई बहन छोड़ सकता है, अपने रिश्तेदार नाती पोते सब छोड़ सकता है, लेकिन आज सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकता। और यही सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है, यही जड़ है साइबर क्राइम की। और उसके बाद आपको अपने डेटा का बैकअप ज़रूर रखना चाहिए। जो भी डेटा आप रख रहे हो आप उसका बैकअप ज़रूर रखो, और अपना डेटा उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जो ऑथोराइज्ड हैं आपका डेटा देखने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ डेटा जो आपका पर्सनल डेटा है, जैसे आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ आपके बैंक को पता होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। उसमें भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बैंक को भी पता नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका पिन क्या है वो आपके बैंक को भी पता नहीं होना चाहिए। आपका थंब प्रिंट क्या है वो आपके बैंक को भी पता नहीं होना चाहिए। आप क्या पासवर्ड इस्तेमाल करके लॉगिन करते हो वो आपके बैंक को भी पता नहीं होना चाहिए। तो जिसको जो चीज़ पता होनी चाहिए उसी को वो चीज़ बताओ। और आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो हर किसी के साथ साझा ना करो। कोई भी आपको ऐरा गैरा नत्थू खैरा कहीं मिल रहा है, आप उसके साथ वो हर चीज़ शेयर मत करो। सोशल मीडिया पे 100 तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर एक के साथ आप अपना डेटा शेयर मत करो। आपको फिजिकली भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर्सनल लेवल पे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई आपका दोस्त बनने की कोशिश भी करेगा, लेकिन हर किसी के साथ शेयर मत करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है जो आप इस्तेमाल करते हो, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन है, चाहे आपका डोंगल है, और भी कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आप इस्तेमाल करते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे वो कैमरास भी हों, आपको अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की सुरक्षा किस तरह से करनी है वो भी बड़ा ज़रूरी है। अब इसमें वायरस अटैक होते हैं, इन सभी सिस्टम्स के ऊपर वायरस अटैक होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले एक अच्छा एंटीवायरस सिस्टम आप ज़रूर इंस्टॉल करें अपने इन सभी सिस्टम्स के ऊपर। और जब मैं अच्छा एंटीवायरस कहता हूँ तो वो ख़रीदा हुआ एंटीवायरस होना चाहिए, वो ऐसा एंटीवायरस नहीं होना चाहिए जो आपको फ्री मिल गया है। तो सबसे पहले हमेशा पूरे लाइसेंस वाला ही एंटीवायरस आप इन सब चीज़ों के ऊपर इंस्टॉल करें। दूसरी चीज़, मुफ्त के सॉफ्टवेयर्स कभी इंस्टॉल मत करें। आप देखेंगे आजकल क्योंकि सब सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति को वीडियो बनानी है, हर व्यक्ति को वीडियो एडिटिंग करनी है, हर व्यक्ति को साउंड एडिटिंग करनी है, बहुत तरीके की चीज़ें करनी है। और उसे करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो फ्री के सॉफ्टवेयर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पैसा लोग खर्चना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप फ्री के सॉफ्टवेयर ले रहे हो, फ्री के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, तो इतना ज़रूर जान लो कि फ्री के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें आप देखेंगे अपडेट्स जो होती है वो सही तरीके की अपडेट्स नहीं होती हैं। फ्री के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी अपडेट कर सकता है। फ्री के सॉफ्टवेयर के अंदर मैलवेयर डालना बहुत ईजी है,
और रैनसमवेयर को डालना करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है और कई प्रकार से हैकिंग करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसलिए फ्री के सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी अपने सिस्टम्स के अंदर मत डालिए। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप अपने सिस्टम की कोई भी मेंटेनेंस करना चाह रहे हो, चाहे आपका मोबाइल टूट गया हो, उसकी स्क्रीन टूट गई हो, कुछ भी कोई समस्या आ गई हो, आपके लैपटॉप में कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, तो हमेशा ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से ही जा करके सर्विस करवाएं। कभी भी अगर आप बाहर से ये सब चीज़ें करवाएंगे, क्योंकि लोग अक्सर बाहर से करवा लेते हैं, तो वहाँ पर एक रिस्क रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग गलत हैं, लेकिन वहाँ पर एक रिस्क रहता है कि लोग आपके डेटा को कॉपी कर सकते हैं, बहुत इजीली आपके डेटा को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। फिर वो उस डेटा का जो मर्जी चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी बहुत देखने में आया है और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इस चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा बचें। और फिर एक और चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपने अपनी डिवाइस की जो सुरक्षा को पूरा अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है, ये सोच करके कि अगर आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, अगर आपने उसको देना है, बेचना है, अपनी को पुरानी डिवाइस को बेच करके नई डिवाइस लेनी है, या आपने अपनी पुरानी डिवाइस को डिस्पोज करना है, उसको फेंकना है, तो सबसे पहले अपना सारा डेटा उसमें से डिलीट कीजिए। उसको चाहें तो रीफॉर्मेट कर दें, फैक्ट्री सेटिंग्स पे उसको दोबारा से सेट कर दें। फिर भी कोशिश करें कि अगर उसके अंदर से कोई डेटा रिट्रीव किया जा सकता हो तो उस डेटा को भी पूरी तरीके से डिलीट करें। इसके बहुत सारे सिस्टम्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं। थोड़ा पैसा लेते हैं वो आपसे, लेकिन वो सब कुछ आपका करके डिलीट करके आपको दे देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अपनी पासवर्ड जो है उसको सुरक्षित जगह रखें। एक पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर्स भी बहुत तरीके से मिलते हैं, होता तो वो भी खरीदने के लिए, लेकिन आप खरीदे भी चीज़ को लेंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो पासवर्ड मैनेजर जो है वो आपके सारे पासवर्ड्स को आपके सिक्योर तरीके से रखता है। अगर आपको याद नहीं है, अगर आप याद कर सकें तो उसको अपने दिमाग में फिर बिठा कर रखें। कोशिश करें फिर आपके दिमाग में ही रहे वो चीज़, आपको याद रहे। सभी महत्वपूर्ण जो आपका डेटा है उसका बैकअप ज़रूर लें। अगर जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके डिवाइसेस के अंदर है, क्योंकि आपके डिवाइस में से कोई डेटा अगर कुछ इस तरह का रैनसमवेयर डाल दिया गया है या कोई इस तरीके से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाल दिया गया, मेलवेयर डाल दिया गया है, तो सबसे पहला वो क्या काम करने वाले हैं, आपके डेटा को चुराने वाले हैं। तो आप अपने डेटा का बैकअप ज़रूर रखिए, जिससे कि अगर कोई आपको धमकी देता है, अगर आपको कोई ये कहता है कि हमने आपका डेटा चुरा लिया है, हमें इतने पैसे दो तो हम आपका डेटा वापस करेंगे, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई रख ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास बैकअप है। तो आप अपने डेटा का बैकअप ज़रूर रखिए, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और अपनी जो डिवाइस है, जो आपकी अपनी डिवाइस है, चाहे वो आपका अपना मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका अपना लैपटॉप हो, चाहे वो कोई और आपकी पर्सनल डिवाइस हो, चाहे आपकी पेन ड्राइव है, चाहे आपकी हार्ड ड्राइव है, कोई भी आपकी चीज़ जो है वो किसी और के साथ साझा ना करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर एक चीज़ शेयर करने के लिए नहीं होती है। आप खाना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, आप बैठ करके और चीज़ें शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, बात शेयर कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी अच्छी आदत नहीं है। आपकी पर्सनल चीज़ आप ही की है, उसको आप ही जानते हो इस्तेमाल करना, आप ही को पता होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर किसी के साथ उसको साझा ना करें, अदरवाइज़ आपका डेटा जो है बाहर जा सकता है। फिर है आपकी सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बारे में शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो फ्री वाईफाई आप जो देखते होंगे ना, जगह जगह फ्री वाईफाई अब आजकल आ रहा है, चाहे वो मेट्रो स्टेशंस में हो, चाहे वो ट्रेन स्टेशंस में हो, चाहे वो बस स्टेशंस में हो, चाहे वो सरकारी वाईफाई हो, चाहे गैर सरकारी वाईफाई हो। आप जाएंगे किसी कॉफ़ी हाउस में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जो भी है, जहाँ पे भी आपको फ्री वाईफाई मिलेंगे, इवन होटल्स के भी जो फ्री वाईफाई आपको मिलेंगे, उन फ्री वाईफाई के साथ अपनी डिवाइस को कनेक्ट ना करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास अपना पर्सनल डेटा है मोबाइल में, तो आप अपने पर्सनल डेटा को यूज़ कीजिए अपने इंटरनेट का काम करने के लिए। कभी भी होटल वाईफाई को इस्तेमाल ना कीजिए या कोई और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना कीजिए अपनी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको करना ही पड़े, किसी मजबूरी में आपको कोई डिवाइस अपनी कनेक्ट करनी पड़ती है, कोई काम करना ही पड़ रहा है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, आपको वाईफाई से कनेक्ट करना ही पड़ रहा है, चाहे आप डेटा अपलोड कर रहे हो, चाहे डाउनलोड कर रहे हो, तो उस समय पर आप एक वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीपीएन सर्विस जो होती है, ये भी पेड सर्विस है, लेकिन इसमें बहुत कम पैसे में ये आपको बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और वीपीएन क्या करता है, आपके जो कंप्यूटर का जो आईडी है, उस आईडी को वो छुपा देता है। तो जैसे ही वो आईडी छुप जाता है, तो अगर कोई एंटीवायरस डालने की कोशिश कर रहा हो या आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर की आईडी क्या है, आपका कंप्यूटर क्या है, वो उसको इंटरनेट पे नहीं दिखाई देगा, उसको उस वाईफाई के नेटवर्क पे वो नहीं दिखाई देगा। और इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं, इन नेटवर्क्स के अंदर
कोई भी गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या कोई भी मेलवेयर इंस्टॉल कर देना बहुत आसान है, क्योंकि ये पब्लिक है, इसकी एक्सेस पब्लिक है, किसी के पास भी एक्सेस है, कोई भी आकर के इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये आप हमेशा याद रखें। अपने कोई भी अपने पर्सनल डेटा अगर शेयर करना है तो कभी पब्लिक वाईफाई के थ्रू कभी भी शेयर ना कीजिए, हमेशा अपने पर्सनल नेटवर्क के थ्रू शेयर कीजिए या पर्सनल वाईफाई के थ्रू शेयर कीजिए। आपके पास अगर खुद का घर में कोई वाईफाई है तो उस वाईफाई का पासवर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, कोशिश कीजिए कि उसको प्रोटेक्टेड रखिए, वहाँ पर भी हो सके तो VPN सर्विस का इस्तेमाल कीजिए। 80% से भी ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ जो सार्वजनिक वाईफाई होते हैं वो सुरक्षित नहीं हैं आज की डेट में। जहाँ पर भी आप चले जाओ पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आपको पब्लिक वाईफाई मिलेंगे, आपको ये मत सोचिएगा कि आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे वाईफाई सुरक्षित होगा, या आप अमेरिका जा रहे हो तो वहाँ वाईफाई सुरक्षित होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर भी पब्लिक वाईफाई होगा 80% तक जो पब्लिक वाईफाईज हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षित हैं। इसलिए आपको पब्लिक वाईफाई से भी बचना है। जो मैंने अभी तक जितनी भी डिस्कशन करी है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। मेरे को पता है कि ये वाली वीडियो भी बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी। आगे भी प्लीज़ देखिए, इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दूसरी बात ये कि ये क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसको समराइज़ करने की कोशिश की है। आपको एक संक्षिप्त रूप में मैंने बताने की कोशिश की है कि ये क्या चीज़ है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। इस बिंदु को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, AI टूल्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। AI टूल्स आजकल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सब लोगों को फील हो रहे हैं, लेकिन जितने मर्जी वो अट्रैक्टिव हों, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे किसी भी और तरीके का AI टूल हो, AI टूल्स का इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर आप करते भी हैं तो फिर कोई पेड AI सर्विस, अगर आपने या कोई पेड AI सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है तो उसके थ्रू करिए। किसी और फ्री के सॉफ्टवेयर के थ्रू या ऑनलाइन AI टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ पर अपना डेटा शेयर करेंगे, वो AI टूल है, उसका कुछ भी इस्तेमाल वो कर सकता है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो उसका कुछ भी इस्तेमाल कर लेगा। दूसरा सबसे ज़रूरी बिंदु, सोशल मीडिया पर कोई भी निजी जानकारी आप शेयर ना करें। जितनी भी आपकी निजी जानकारी है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल फोटोग्राफ, पर्सनल वीडियो, आपके पर्सनल मोमेंट्स, आपकी रोज़ की दिनचर्या, इस तरह की चीज़ों को आप शेयर मत कीजिए सोशल मीडिया में। बहुत लोग करते हैं, सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनको जितना मर्जी अट्रैक्टिव फील करते होंगे वो, लेकिन ये बहुत बड़ा थ्रेट है। उन्हीं का बाद में नुकसान होगा। आप देखेंगे किसी उन्हीं तरह के ये जो लोग होते हैं, इन्हीं के साथ ज़्यादातर जो है फिर प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में। फिर पासवर्ड आप जो है उसको मजबूत बनाइए। मैं बात बीच में करना भूल गया था, लेकिन मैं अभी इस बिंदु में आपको बताता हूँ कि पासवर्ड को कभी भी आप छोटा पासवर्ड ना बनाएं। जैसे पासवर्ड आपने देखा होगा 10 से 12 कैरेक्टर्स का या 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लोग बनाते हैं अक्सर, और उसको हमेशा एक वर्ड में बनाते हैं लोग पासवर्ड। तो लोग क्या करते हैं, वर्ड और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन में पासवर्ड बनाते हैं। लेकिन आप जब भी पासवर्ड बना रहे हैं उसको फ्रेज में बनाएं। फ्रेज क्या होता है, एक से ज़्यादा शब्द, 2 या 3 शब्द का इस्तेमाल करके आप पासवर्ड बनाएं। उसमें 2-3 शब्द हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों और उसमें नंबर्स भी हों, लेकिन उसमें 2 या 3 शब्द होने ज़रूरी हैं। 2-3-4 शब्द ऐसे इस प्रकार से अगर आप बनाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो जाएगा, और वो जो पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी बिंदु है, डेटा को सही ढंग से प्रबंधित करके रखें। अपने डेटा की मैनेजमेंट सही तरीके से करें। मैंने आपको बताया, डेटा आपका क्लासीफाई करो, कौन सा डेटा क्या है, कैसा डेटा है, पर्सनल डेटा है, आपका अपना डेटा है, शेयर कर सकते हो या नहीं शेयर कर सकते हो। उस तरह की चीज़ों को पहले जान लो, फिर उसको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे सेव करना है, ये भी जान लो, और उसके बाद उसी तरीके से आप डिज़ाइन करो। अगर आपको किसी भी प्रकार की फिशिंग ईमेल्स आ रही है, ये अगला पॉइंट है कि अगर भी किसी भी प्रकार से आपको कोई फिशिंग ईमेल्स आ रही हैं तो उन सभी फिशिंग ईमेल्स को पहले ढंग से पढ़ो। अगर कोई नई ईमेल भी आ रही है तो पहले ढंग से पढ़ो, उसको अच्छे से जानो, जांचो। ये देखो कि जो मैंने आपको रेड फ्लैग्स बताए थे वो सारे रेड फ्लैग्स उसमें देखो कि मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद हैं तो आप उसको सीधा डिलीट कर दो। अगर वो चीज़ें नहीं मौजूद हैं और आपको लग रहा है कि वो सही हैं, तभी उसके ऊपर काम करो, अदरवाइज़ काम मत करो। थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, 0.001% भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि कोई ईमेल गलत है तो उसको डिलीट कर दो। फिर सार्वजनिक अपनी जो वाईफाई है उसका प्रयोग आप ना करो। मैंने आपको पहले भी कहा है, पब्लिक वाईफाई का उपयोग जो है गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। कोशिश करो ना करो। अगर बहुत मजबूरी में करना पड़े तो VPN सर्विस के थ्रू करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसके मेन पॉइंट्स है, ये आपको बचाएंगे। अपना OTP किसी के साथ शेयर मत करो, अपने पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर मत करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे वो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो।
अब सबसे जो ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ, और आप सबको शायद थोड़ी हैरानी भी हो इस पॉइंट को जानने के लिए, लेकिन ये मैंने बहुत एनालिसिस किया है। मैं खुद भी इंडस्ट्री के अंदर साइबर सिक्योरिटी का चैम्पियन हूँ। मैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री के अंदर मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मुझे ये साइबर सिक्योरिटी नॉलेज है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य के जो खतरे हैं, जो फ्यूचर थ्रेट्स हैं जो हमारे लिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आने वाला है। तो इसलिए जितने भी हमारे साइबर सिक्योरिटी वाले दफ्तर बने हैं, उन सभी दफ्तरों से भी, उन सभी ऑफिसर से भी मेरी अपील है कि कृपया करके इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो थ्रेट्स आने वाले हैं, उस थ्रेट से किस तरह से बचा जा सकता है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट है, इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे फर्जी कॉल करने के अंदर, फर्जी कॉल में कई तरह की कॉल्स हो सकती है। कोई आपको आपके बेटे की आवाज़ निकाल रहा हो, कोई हो सकता है आपके हस्बैंड की आवाज़ निकाल रहा हो, या आपकी वाइफ की आवाज़ निकाल रहा हो, या आपके किसी इस प्रकार के जानकार की आवाज़ निकाल रहा हो और आपसे किस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ले ले, या कोई आपसे पैसा ही ले ले डायरेक्टली, या फिर आपकी कोई बैंक की इन्फॉर्मेशन ले ले, या कोई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपसे ले सकता है। तो इस तरह की फर्जी कॉल का आना अब आप देखेंगे बढ़ेगा आने वाले समय में। तो उसमें आप सबसे पहले ये जानिए कि वो नंबर कौन सा है जिस नंबर से कॉल आ रहा है। अगर वो नंबर भी फेक नंबर है, अगर वो नंबर आपको हिडन नंबर है या कुछ इस तरह का नंबर है, तो उससे कॉल मत अटेंड कीजिए। अगर आपको कोई पुलिस वाला बन करके कॉल कर रहा है, तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाइए, साइबर क्राइम के ऑफिस में जाइए, साइबर दफ्तर में जाइए, वहाँ इस बात को रिपोर्ट कीजिए कि मुझे इस नंबर से कॉल आया है। अगर वो बोलते हैं कि जेन्युइन नंबर है, सही नंबर है, तब फिर आप उस पुलिस वाले से आगे बात कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। अगर कोई भी आपको जो है फर्जी संदेश दे रहा हो या फर्जी वीडियो दे रहा हो, फर्जी संदेश और वीडियो क्या है? फर्जी संदेश और वीडियो है कोई ऐसा मैसेज जिसमें ऐसे लिख दिया गया है कि मम्मी या पापा, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो, मुझे इतने पैसे चाहिए। इस प्रकार के जो मैसेज आ रहे हैं जिसमें अर्जेंसी है, जिसमें फटाफट आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लो, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि वो अगर ये नहीं होगा तो कुछ और बुरी चीज़ हो जाएगी, इस तरह की अगर कोई चीज़ संदेश में है तो बचो उस संदेश से। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ने किया है, या आपके बेटे से मैसेज आ रहा है, या किसी और से आ रहा है, तो आपके पास आपके बेटे का, आपके पास आपके हस्बैंड का, या आपके पास आपके पार्टनर का, आपके जानकार का नंबर मौजूद तो ज़रूर होगा। तो उस नंबर पर एक बार कॉल कीजिए, उस व्यक्ति से एक बार पहले बात कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि क्या ये मैसेज तूने ही भेजा है। अगर वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं भेजा है, तो डिलीट कर दीजिए। उसी प्रकार से कुछ वीडियोस फर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई जा सकती हैं। अब उस वीडियोस में क्या होगा, उसमें शक्ल आप ही के बच्चे की होगी, उसमें शक्ल आप ही के जानकार की होगी, उसमें शक्ल आप ही के हस्बैंड वाइफ या किसी ऐसे जानकार की होगी जिसे आप जानते हो, तो आपको वो वीडियो है सच्ची लगने लगेगी। लेकिन मैं जैसे आपको पहले कहा, आपके पास आपके जानकार की पूरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो आप अपने जानकार को पहले कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप वेट कीजिए, उसका फ़ोन आने दीजिए या उसको फ़ोन उठाने दीजिए। उसके बाद आप उससे बात कीजिए, उससे कन्फर्म कीजिए कि ये वीडियो तेरी ही है क्या, ये तूने ही भेजी है। तब उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लीजिए, अदरवाइज एक्शन मत लीजिए। फिर आप देखेंगे कोई फर्जी कर्मचारी बन करके भी आपको कॉल कर सकता है। फर्जी कर्मचारी क्या है? फर्जी कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस वाले बन रहे हों, चाहे वो बैंक के कर्मचारी बन रहे हों, चाहे वो किसी और मेडिकल हॉस्पिटल के कर्मचारी बन रहे हों, किसी भी प्रकार से कोई कर्मचारी जो आपकी पर्सनल डेटा या आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रहा हो, या आपसे पैसा मांगने की कोशिश कर रहा हो, ये सभी से आपने बचना है। ये जान लीजिए अच्छे तरीके से। दूसरा, यहाँ पर जो फर्जी कर्मचारी है, ये एआई के थ्रू भी बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी बनाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आ रहा हो या आपके घर में आ जाए और आपको ऐसा बोले कि मैं बैंक से आया हूँ, या मैं ऐसा बोले मैं पुलिस वाला हूँ, या कुछ कोई भी आपसे कोई चीज़ बोलता है, तो आपने उस पर मानना नहीं है। अगर कोई फिजिकल आदमी भी आपके घर में आ जाए, असली का कोई व्यक्ति भी आपके घर में आ जाए और वो कहे कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो आप बोलिए मुझे अपनी आईडी दिखा, पहले मैं तेरी आईडी चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके राइट्स हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई बैंक से आया तो आप उसकी आईडी मांग सकते हो। अगर उसके पास आईडी नहीं है, वो बोलता है मेरे पास अभी नहीं है, मैं भूल गया हूँ, ये है, तो आप बोलना जिस दिन तेरे को मिल जाएगी तब लेके आ जाना, अदरवाइज हम तेरे से बात नहीं कर रहे। जो पुलिस स्टेशन से है उससे पूछो तेरा पुलिस थाना कौन सा है, उसके पुलिस थाने में जाओ, वहाँ जा करके उससे मिलो। यहाँ घर पे किसी को आप फालतू एंटरटेन मत करो। फिर अब आपको कोई नकली ईमेल भेज सकता है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भेजी जा सकती है। नकली ईमेल में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाए तो किस तरह की ईमेल्स होंगी वो, उन ईमेल्स में क्या होगा, आपको देखने में बिल्कुल सही लगेगी, वो देखने में बिल्कुल सच्ची ईमेल लगेगी, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, उसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं होंगे जिनकी मैंने बात करी थी। आपको देखने में बिल्कुल सही और सच्ची ईमेल लगेगी। लेकिन उसकी एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है कि अगर इस तरह की कोई नकली ईमेल आ रही है, अगर आप सेंडर को नहीं जानते हो, अगर आपको नहीं पता किसने भेजी है, तो आप उसको मत खोलो। अगर वो बैंक से आई है, अगर वो ईमेल
मैंने आपको जैसे पहले कहा किसी और डिपार्टमेंट से आई है तो आप उस डिपार्टमेंट में पहले खुद जाओ और उस जाकर के उस डिपार्टमेंट में कन्फर्म करो कि ये ईमेल क्या आपने भेजी है। अगर वो बोलते हैं हमने नहीं भेजी है तो फिर आप उसके ऊपर कोई काम मत करो, कोई एक्शन मत लो। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप सबको सुरक्षित रहना है और आपको सुरक्षित रखने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। हो सकता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सकता है आपको मेरा ये कोशिश पसंद आई हो, जिसमें मैंने कोशिश की है अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने की। जितनी भी पिक्चर्स इस वीडियो के में आपने देखी हैं, सभी पिक्चर्स जो है pexels.com से ली गई हैं। सारी पिक्चर्स जो हैं वो कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स हैं, वो फ्री टू यूज़ पिक्चर्स हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है ये कॉपीराइट के साथ प्रोटेक्टेड है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को या इस प्रेजेंटेशन के किसी भी पार्ट को इस तरह डायरेक्टली कॉपी मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। अगर आप उसको कॉपी करना चाह रहे हैं या अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर दूँ आपके स्कूल कॉलेज में या फिर साइबर सिक्योरिटी के किसी भी दफ्तर के अंदर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, मैं कोई काम करूं या मैं आपकी कोई हेल्प करूं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक के ज़रिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो जा करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वो आप ही के फ़ायदे की सभी वीडियोज़ हैं, हिमाचल प्रदेश के सभी असली मुद्दे हैं। तो अगर आपका मन हो, आपके पास समय हो तो कृपया करके उनको भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप सुरक्षित रहें, यही मैं कामना करता हूँ, यही मैं प्रार्थना करता हूँ।